न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। प्लीज जरा बताइए, वैसे तो मैंने आपको बताया कि लॉस के बगैर भी मैं क्या कर सकता था, लॉस के बगैर भी हम फोर्स का फॉर्मूला सीधा सीधा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन लिख सकते थे, लेकिन हमने कहां से फॉर्मूला निकाले थे? न्यूटन के लॉज में से। प्लीज मुझे कोई बताएगा न्यूटन के पहले लॉ की स्टेटमेंट क्या है? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड्स। जी बेटा। Unbalanced force, the object will remain in state of rest, in state of uniform motion. If unbalanced force does not apply. If unbalanced force does not apply, ठीक है जी। इसी को थोड़ा सा और करेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, जो लॉज वाली बातें होती हैं इनको क्या करें, एज इट इज याद करने की कोशिश करें। जरा प्लीज सबके सब दोबारा सुनेंगे। एन ऑब्जेक्ट, साथ साथ में रिपीट करें जी। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन in the state of rest or in the state of uniform motion until and unless an external unbalanced force is applied. ये था लॉ नंबर। अब है लॉ नंबर 2 क्या? If an external unbalanced force is applied, then what? Then acceleration will be produced in the object, and that acceleration will be क्या? Directly proportional to the net force, but inversely proportional to the mass of the object. ठीक हो गया, वहां से हमने फॉर्मूला निकाला। अब चलते हैं न्यूटन के, हाँ डिफरेंट वर्जन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जो मेन वर्जन सुना रहा हूं अभी, ठीक है। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? इसमें हमारी कल को डिस्कशन हुई थी। फॉर एवरी एक्शन, अब मैं एक्शन की बात नहीं करूंगा, फॉर एवरी एक्शन फोर्स। अब मैं एक्शन किसको कहूंगा? मैकेनिक्स की कैटेगरी में फोर्स को एक्शन फोर्स कहूंगा। फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट क्या? रिएक्शन फोर्स। अब ये एक्शन फोर्स के लिए क्या है? देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। इसके लिए मुझे आपको आई बिलीव पहले बहुत सारी फोर्सेस समझानी पड़ेंगी, फिर उन सिचुएशंस को समझाना पड़ेगा कि कहां कहां कौन सी फोर्स एक्शन है और कहां कहां कौन सी फोर्स उसका रिएक्शन है। उसके लिए आई बिलीव यहां एक नोट लिखा हुआ है, टू अंडरस्टैंड दिस लॉ concept of action reaction we need to understand different types of forces. उनमें से सबसे पहली टाइप ऑफ फोर्स क्या है? that is this weight. and मैं वेट के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज मैं सारा इसके बारे में पढ़ा चुका हूं। प्लीज बताइए वेट कौन सी वाली फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। किधर एक्ट करती है? मतलब बॉडी के कहां से किस तरफ? बॉडी के सेंटर से अर्थ के सेंटर की तरफ, जिसके लिए हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या इस्तेमाल करते हैं? लेकिन एक टर्म मिसिंग है इसमें, वो जो जिस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से हम क्या करेंगे? वेट को ड्रॉ करेंगे। वो पॉइंट मैंने नहीं पढ़ाया हुआ था। उस पॉइंट का नाम क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, सेंटर ऑफ मास। क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसको कहते हैं, और क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। उसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है आपने? व्हाट इज दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास? इज द पॉइंट वेयर व्हाट हैपेंस, वेयर ऑल द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एक्टिंग। क्या ये मैंने क्या बोला? पॉइंट वेयर ऑल द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी एक्टिंग, मतलब नॉट एक्चुअली एक्टिंग। सवाल सुनिए बच्चों, मैंने बोला है इज द पॉइंट, लिखा मैंने, what is it? is the point at which all the weight of the object appears to be acting. appears to be acting का मतलब है असल में नहीं, apparently वहां है। क्या मतलब है इस बात का? मिसाल के तौर पर मैं इस पेन की मिसाल देने लगा हूं आपको। इस पेन की मिसाल में इस पेन का ये ढक्कन भी है, इस पेन का ये पीछे वाला ढक्कन भी है, ये पूरा पेन भी है। वैसे मुझे एक बात बताएं, इसका अपना एक मास है, इस निब का अपना मास है, इस प्लास्टिक कवर का अपना मास है, एक इस होल्डर का अपना एक मास है। तो हर मतलब अगर थोड़ी केमिस्ट्री सोच लें, वैसे क्या सोचें, इधर अपने अपने पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, हर पार्टिकल का अपना अपना मास होगा। हर पार्टिकल को जमीन क्या करेगी? नीचे खींचेगी। मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो जमीन की है किस पर है? क्या सिर्फ पूरे पेन पे किसी एक आधे पॉइंट पर है? नहीं, उसके हर पार्ट को जमीन ने क्या करना है? नीचे खींचना है ना। इसमें किसको मसला है? तो हर पार्ट का क्या होना चाहिए?
अपना अपना वेट होना चाहिए। मतलब मैस तो है ही है, हर इसका अपना मैस होगा, निप का अपना मैस होगा, पूरे कवर का अपना मैस होगा, हर किसी का अपना अपना मैस होगा, और एक इसका कलेक्टिव मैस भी होगा। अब अगर वेट की बात की जाए, वेट इज दैट फोर्स ऑफ, तो मैं समझता हूं इसको जमीन नीचे खींच रही है, इसको भी खींच रही है, इसको भी, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि हर पार्ट को जमीन की तरफ खींच रही है। इफ आई टेल यू कि जो पेन है ये कहां बैलेंस हो रहा है, मेरी इस उंगली पर मैंने इसको ऐसे बैलेंस कर लिया, प्लीज टेल मी, क्या मैं कह सकता हूं कि पेन का सारा वेट मेरी उंगली पर एक्ट कर रहा है? मतलब उधर वाले पोर्शन का भी, इधर वाले पोर्शन का भी, और जो मेरी बिल्कुल उंगली के ऊपर वाला पोर्शन है वो भी, वहां वाला भी। मतलब इस वाले मैस का वेट, इस वाले मैस का वेट, और इस वाले मैस का अपना वेट भी किधर एक्ट हो रहा है? सारे का सारा मेरी उंगली पर एक्ट हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑल द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग ऑन माई फिंगर? या नहीं? जमीन नीचे खींच रही है ना, किसने रोक लिया उसको? मैंने रोक लिया, मेरी फिंगर ने रोक लिया, ठीक है। अब ये इसको जमीन नीचे प्रेस कर रही है। हाँ एक बात है, वैसे मेरी 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 उंगली इसको क्या कर रही है? ऊपर की तरफ एक सपोर्ट दे रही है। क्या दे रही है? अच्छा, मैंने अभी ऊपर वाली सपोर्ट नहीं पढ़ानी, मैंने क्या पढ़ाना है? नीचे वाला क्या पढ़ाना है? नीचे वाला वेट पढ़ाना है। वेट का आपको मतलब पता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी फॉर्मूला पता है, m/g, m पता है, g पता है, वेक्टर है, न्यूटन है, वो सब आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं उसमें नहीं जा। मुझे लगता है वेट में से मिसिंग क्या है? कौन सा कॉन्सेप्ट? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला, कि इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है, जिधर ये बैलेंस हो जाएगा। मतलब मैंने इसको किधर बैलेंस कर लिया? समवेयर इधर, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह के बिल्कुल किधर है? मतलब ये जहां से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, इस जगह के बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल सेंटर में जाकर क्या है, उस सेंटर में इसका एक पॉइंट है, जिस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहूंगा, या सेंटर ऑफ मास कहूंगा। और उसके बारे में क्या सोचूंगा कि ये कैसा पॉइंट है? ऐसा पॉइंट जिसमें क्या हो रहा है? उमर सीधे होकर बैठो जी, मेरे तो ध्यान दो। कैसा पॉइंट है सर? ये ऐसा पॉइंट है कि जहां क्या हो रहा है? ऑल द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या इज एक्टिंग या अपीयर्स टू बी एक्टिंग? अपीयर्स टू बी एक्टिंग लिखूंगा। क्यों ये लिखना क्यों जरूरी है सर? चूंकि हर पार्ट का अपना अपना वेट है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको यूं ड्रॉ करूं, आप जरा टॉपिक देख लीजिए, न्यूटन के लॉज में से किस लॉ पे पहुंचे थे? थर्ड लॉ पे। वहां एक्शन रिएक्शन समझने के लिए हमने क्या समझना था? पहले टाइप्स ऑफ फोर्सेस समझनी थी। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में कौन सी फोर्स समझा रहा हूं? वेट समझा रहा हूं। वेट में कौन सा लफ्ज समझा रहा हूं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझा रहा हूं। एंड में कहता हूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, और यह जमीन, दिस इज दैट अर्थ, दिस इज दैट ऑब्जेक्ट, तो अर्थ क्या कर रही है? अर्थ इसको भी नीचे खींच रही है, इस पार्ट को भी। अगर मेरे को यहां ढेर सारे एटम्स हैं, इस एटम को भी अर्थ नीचे खींचना है, इसको भी नीचे खींचना है। अर्थ ने इन सारे एटम्स को या सारे पार्टिकल्स को या सारे पार्ट्स को क्या करना है? नीचे खींचना है। ओके, तो इन सब का अपना अपना वेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन क्या होगा? मुझे ये सारे एरोज ड्रॉ नहीं करने। मुझे क्या ड्रॉ करना है? ओनली वन एरो। कौन से वाला एरो? ऐसा एरो जो इस ऑब्जेक्ट के ओवरऑल वेट को रिप्रेजेंट करे। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं कहूंगा आई एम इंटरेस्टेड इन दैट पॉइंट जहां पर ये बैलेंस हो जाए। मुझे लगता है ये पॉइंट यहां अगर उंगली रखूंगा तो बैलेंस हो जाएगा। यूं समझिए, आई शुड से कि इन सारों का कलेक्टिव वेट जो है वो कहां एक्ट हो रहा है? कहीं ना कहीं यहां। तो यहां जो मैं एरो लगाऊंगा, ये एरो वैसे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेट को। और वेट का जो एरो लगाना है वो स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट के सेंटर से, और जहां से स्टार्ट करना है उसको कहना क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और या उसको सेंटर ऑफ मास कहना है। और उसकी डेफिनेशन अक्सर पेपर में आती है, तो क्या लिखेंगे? द पॉइंट वेयर ऑल द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एक्टिंग या सीम्स टू बी एक्टिंग। किसको मसला इस बात से? ये अपीयर का लफ्ज या सीम्स टू बी एक्टिंग का लफ्ज लाजमी लिखना है, क्योंकि अदरवाइज वो नंबर नहीं देगा। अगर आप लिखोगे द वेट वेयर द पॉइंट वेयर द वेट इज एक्टिंग, ठीक है? नहीं, वेट तो किसी एक पॉइंट पर नहीं हो, तो हर जगह है। तो आपको जी इट अपीयर्स के वहां है, क्योंकि हम वहां पे क्या करेंगे? हम वहां से या तो उसको बैलेंस कर सकते हैं या वहीं से हम ड्राइंग बनाएंगे। खैर बहरहाल इस वक्त मैं बस इतनी बात करना चाहता हूं, व्हाट इज दैट पॉइंट
it is the point at which all the weight of the object appears to be acting. किसी को मसला है इस बात से? You know, और मैं इस पॉइंट में वैसे इंटरेस्टेड क्यों हूं यार? ये बात कर दीजिए, मैं क्यों इस पॉइंट में इंटरेस्टेड? You know, फोर्स या वेट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटीज की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? एरोस के थ्रू होती है, मतलब वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स लगानी होती है ना। अब वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जब हमें वेट के लिए लगानी पड़ेगी तो हम कहां से कहां लगाएंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? उसके सेंटर से क्या करूंगा? बस ये चीज जरूरी है कि अगर मुझे वेट का एरो ड्रॉ करना है तो मैं कहां से ड्रॉ करूंगा? मैं उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से ड्रॉ करूंगा और बिल्कुल नीचे जमीन की तरफ ड्रॉ करूंगा। या तो जमीन के, अगर आप कहीं बहुत बड़ी जमीन दिखा दें तो फिर मैं जमीन की भी सेंटर तक ड्रॉ करूंगा। कहां तक? लेकिन जमीन इतनी बड़ी तो पेज पे नहीं दिखाई जा सकती, तो हम क्या करते हैं? बिल्कुल नीचे की तरफ एक लाइन लगा देते हैं और लगाते हैं कहां से? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? एंडिंग पॉइंट जरूरी नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट ज्यादा जरूरी है। स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या सेंटर ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और उसकी जरूरत क्या है? उसके लिए एक डेफिनेशन पेपर में आती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लिख दीजिएगा कि इट इज दैट पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट वेयर व्हाट इज हैपनिंग, वेयर ग्रेविटी नहीं, where all the weight seems to be acting, where force of gravity seems to be acting। ठीक है जनाब साहब? बहरहाल इसमें अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे। अब इसमें जो रेगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक स्क्वायर है, तो उसका सेंटर किधर होगा? सर वो उसके सेंटर पर होगा। तब उसका सेंटर किधर होगा? सर सेंटर पर होगा। खैर बहरहाल मैथ्स की टर्म्स में बात करेंगे तो स्क्वायर का सेंटर किधर होता है? वो डायगोनल्स बनाते हैं, डायगोनल्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट होता है। ये डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होता है वो स्क्वायर का सेंटर होता है। सर्कल का सेंटर किधर होता है? वो तो सेंटर पर ही होता है। सर्कल के सेंटर को सेंटर ही कहते हैं। स्क्वायर का सेंटर किधर होता है? डायगोनल्स का। वैसे रेक्टेंगल का सेंटर भी किधर होता है? वो भी डायगोनल्स के मिड पॉइंट पर ही होता है। हाँ, ये ट्राइंगल का सेंटर किधर होता है, या किसी भी इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का सेंटर किधर होता है, आई थिंक इसके बारे में मैं कल के लेक्चर में बात करूंगा।